हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कामनी पटेल एजुकेशन में। आज मैं आप सभी को हिंदी का इम्पोर्टेंट टॉपिक बताने वाली हूँ। आप बस इन्हीं टॉपिक को पढ़ें क्योंकि अब ज़्यादा समय है भी नहीं और हिंदी इतना कठिन सब्जेक्ट है भी नहीं इंटर के लिए कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा समय दें। इसलिए हिंदी को मात्र 1 महीने में ही तैयार आप कर सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। जैसे कि मैं आपको बताऊंगी कि गद्य में कितने चैप्टर आप पढ़ें जिससे आपका गद्य का नंबर एक भी ना कटे, क्वेश्चन लड़ जाए उसी लेसन में। और पद में भी मैं इम्पोर्टेंट लेसन ही बताऊंगी और बहुविकल्पी प्रश्न बताऊंगी कि कौन कौन से तैयार करें। ज़्यादा आपको टाइम बर्बाद नहीं करना है अब, और इम्पोर्टेंट ही प्रश्न पढ़ना है। तो देखिए कौन कौन से चैप्टर इम्पोर्टेंट हैं। सारे चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो आप हिंदी में क्या करेंगे, फर्स्ट टॉपिक ये है कि हिंदी के जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न हैं आप एक बार बस देखेंगे, एक एक बार सारे बहुविकल्पी प्रश्न पढ़ लेंगे। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट होगा आप कैसे जानेंगे कि कौन सा इम्पोर्टेंट है। तो आप अगर गाइड या क्वेश्चन बैंक आपके पास है तो आप उसे खोलिए और देखिएगा, पढ़िएगा। जो इम्पोर्टेंट रहता है वो उसका सन दिया रहता है। जैसे जो बोर्ड एग्ज़ाम में लगातार पूछे गए होते हैं वो सन लिखा होता है उसके साइड में। जैसे मान लीजिए ये बहुविकल्पी प्रश्न है तो यहाँ उसका सन दिया रहता है कि ये 2016 या 15-14 में पूछा गया प्रश्न है, तो वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होता है। वही क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं। तो आप वही बहुविकल्पी प्रश्न पढ़िए जो बोर्ड एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में पूछे गए हैं। अगर आपके पास अनसॉल्व पेपर नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपका अनसॉल्व भी करवाऊँगी। और अब वो वीडियो रेगुलर मेरा आएगा, इसलिए चैनल से बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन ये है कि मतलब हिंदी के जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न हैं आप एक बार पढ़ेंगे और जो जिसका सन दिया रहेगा, कई साल पूछा हुआ होगा, तो उसको आप अच्छे से याद कर लेंगे। और महत्वपूर्ण गद्यांश, जितने भी चैप्टर हैं गद्यांश में आपको सारे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस आप क्या करेंगे, ये 2 चैप्टर राष्ट्र का स्वरूप और अशोक के फूल, गद्यांश में आपके यही 2 चैप्टर इम्पॉर्टेंट हैं, राष्ट्र के स्वरूप और अशोक के फूल। और इन्हीं लेखक का जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं इनका यही जीवन परिचय भी इसमें पूछा जाता है। तो इन्हीं 2 चैप्टर के लेखक का जीवन परिचय आप याद कर लेंगे और इसी 2 चैप्टर का गद्यांश आप तैयार कर लेंगे। आपके गद्यांश इसी में फंस जाएंगे। 2 गद्यांश बोर्ड एग्जाम में दिए रहते हैं ऑप्शन में। अगर आपका एक नहीं आता है तो एक जरूर इन दोनों चैप्टर में से एक गद्यांश रहता है। तो ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, आप इन्हीं 2 चैप्टर को अच्छे से तैयार कर लें, अच्छे से व्याख्या करना सीख लें, संदर्भ लिखना सीख लें। और अगला देखिए जो है वो महत्वपूर्ण पद्यांश है। पद्यांश में भी हजारों चैप्टर हैं तो ज़रूरी नहीं आप सभी चैप्टर पढ़ें। आपको बस पवन दूतिका, श्रद्धामनु और गीत, जो महादेवी वर्मा का गीत है वो गीत 2 चैप्टर है तो आपको महादेवी वर्मा जी का गीत याद करना है, गीत का व्याख्या करना है, अच्छे से सीखना है। मैं आपको गाइड के माध्यम से ये सारे चैप्टर कंप्लीट करवाऊंगी। अब आपका अच्छे से तैयारी मेरे चैनल पे कराया जाएगा। तो आप लोग अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैं रेगुलर वीडियो लेके आऊँगी। तो पवन दूतिका में आप सारे पद्यांश को अच्छे से व्याख्या करना सीख लीजिएगा, मैं आपको बताऊँगी भी। इन्हीं में आपका क्वेश्चन अच्छे से फंस जाएगा। और देखिए अगला क्या है, अगला है लेखक का जीवन परिचय। तो लेखक का जीवन परिचय में आप 3 जीवन परिचय बस याद करिए, ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी तो 2 ही याद रहता है फिर भी उसी में फंस जाते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि 2 जीवन परिचय में आपका एक आ जाए। इसलिए आपको 3 जीवन परिचय याद करना है, वासुदेव सरल अग्रवाल का, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का और भारतेंदु हरिश्चंद्र का। अगर ये 3 जीवन परिचय आप याद करते हैं तो पक्का आपका इसमें से एक जरूर फंसेगा, तीनों में से एक जरूर आएंगे। ये तीनों बहुत ही इम्पोर्टेंट जीवन परिचय हैं, इनका ये जरूर आते हैं। आप अगर ये 3 याद कर लेते हैं तो एक आपका जरूर आ जाएगा। अब देखिए कवियों का जीवन परिचय में कौन सा इम्पोर्टेंट है।
कवियों के जीवन परिचय में आपको मात्र 3 जीवन परिचय इसमें भी याद करिए। देखिए 3 गद्य में से याद करिए और 3 पद में से, आपके क्वेश्चन अच्छे से फंस जाएंगे। देखिए कवियों में आप जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा और अयोध्या सिंह उपाध्याय का याद करिए। 3 जीवन परिचय अगर आप याद कर लेते हैं हरिओ जी का, तो आपका एक तो ज़रूर फंस जाएगा। अगर 2 ही याद करते हैं फिर भी फंस जाता है, और कभी कभी लग साथ नहीं देता तो नहीं आते हैं, इसलिए आपको हम बता रहे हैं कि 3 याद करिए। अगर 3 जीवन परिचय आपको याद है तो एक ज़रूर फंसेगा। ये 3 नंबर के होते हैं, तो इसके साथ रिस्क ना उठाएं, इसलिए 3 याद कर लें, आपका एक ज़रूर फंसेगा। और देखिए अगला जो है 6वां क्वेश्चन, वो है पंचलाइट कहानी का उद्देश्य तथा सारांश। अगर आप देखिए, आप में तो कहानी बहुत है, पर पंचलाइट और बहादुर ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट कहानी है। इसका उद्देश्य और सारांश आप तैयार कर लीजिएगा। इस दोनों में से एक तो आपको पूछेगा ही, पर ज़्यादातर आपका पंचलाइट पूछता है, तो आप दोनों कहानी इसका याद कर लीजिएगा। याद क्या करना है, आप सुन लेंगे एक बार तो आपको याद हो जाएगा। मैं ये दोनों कहानी बता दूंगी। बहादुर एक बच्चे की कहानी है, पंचलाइट एक विलेज की कहानी है जिसमें पंचलाइट को जलाना रहता है। बहादुर जो है ये नेपाल का लड़का है, ऐसे ही स्टोरी है, मैं आप सभी को बता दूंगी। तो वो आप सुन लेंगे, फिर आप सुन के जब लिखेंगे ना तो वो अच्छे से लिखा जाता है, और आपकी कॉपी भी भरी पूरी रहती है। जब आप वो रट के याद करते हैं ना तो जितना याद किए रहते हैं बस उतना ही लिख पाते हैं। अगर आप कहानी सुने हैं और फिर लिख रहे हैं तो वो कई पेज तक जाता है। तो ये दोनों कहानी आपको मैं बताऊंगी, ये दोनों कहानी आपको पढ़ना पड़ेगा। बस 2 ही आप याद कर लेंगे तो एक ज़रूर फंस जाएगा। और खंड काव्य जो है वो अपने जिला के अनुसार आपको याद करना पड़ेगा, जैसे कि सबके अलग अलग होते हैं खंड काव्य, ये चेंज रहते हैं। अपने जिला के अनुसार आपको खंड काव्य तैयार करना पड़ेगा। अब संस्कृत आ जाता है। संस्कृत का महत्वपूर्ण गद्यांश। देखिए महत्वपूर्ण गद्यांश कौन कौन से हैं, बहुत सारे चैप्टर हैं तो ज़रूर नहीं आपको सारे चैप्टर पढ़ना है। जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है बस मैं वही कहूँगी कि उनके व्याख्या आप निकाल लें, अच्छे से सीख लें। और ये इजी भी है, बहुत आसान है निकालना संस्कृत का अर्थ। तो देखिए पहला है संस्कृत भाषया महत्तम। संस्कृत भाषया महत्तम, ये चैप्टर बहुत ही आसान है। महावना मालवीय, ये भी चैप्टर बहुत ही आसान है। ये दोनों अगर आप 2 ही चैप्टर का अगर गद्यांश का अर्थ लगा लेते हैं, हिंदी बना लेते हैं, अनुवाद कर लेते हैं, तो आपका गद्यांश में क्वेश्चन फंस जाएगा। ये 2 ही चैप्टर से अक्सर पूछे जाते हैं लगातार। आप अंशाल पेपर हिंदी का उठा के देखिए, मेरे पास सारे अंशाल पेपर हैं, मैं आपको सभी अंशाल पेपर का PDF दे दूंगी या फिर आपको सॉल्व करवा दूंगी वीडियो के माध्यम से, आप देख लीजिएगा। मेरे पास सारे अंशाल पेपर है। जब मैं इंटर में थी तो मैं अंशाल पेपर से ही ज़्यादा अपना तैयारी की थी। आप भी लोग ज़्यादा से ज़्यादा अब अंशाल पेपर ही देखें, अंशाल पेपर के क्वेश्चन के माध्यम से ही क्वेश्चन बैंक से तैयारी करें। अब ज़्यादा समय नहीं है, अगर अब से मन लगा के पढ़ेंगे तब भी आप बहुत अच्छा अंक ला सकते हैं, इसलिए आप अपना टाइम बर्बाद ना करें। अब देखिए संस्कृत के पद्यांश में कौन सा चैप्टर इम्पोर्टेंट है। संस्कृत का जो पद्यांश है, पहला चैप्टर जो है वो सुभाष रत्नानी वाला जो चैप्टर है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए मेरे नोट्स हैं, मैं अपने नोट्स से आप लोग को बता रही हूँ मैंने कैसे तैयारी किया है। मैं पहले अपने साथ चैप्टर का जो चैप्टर होता था मैं वो टिक कर लेती थी, उसमें कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहले मैं अपना सिलेबस लिख लेती थी फर्स्ट पृष्ठ पे, और फिर उसके हिसाब से मैं अपना तैयारी रिवीजन करती थी। मुझे अनुभव है, मैंने एग्ज़ाम दिया है, आपको तभी बता रही हूँ कि आप कैसे पढ़ें अच्छे अंक आ सकेंगे। मेरे भी बहुत अच्छे अंक आए हैं, आप देख लेंगे यूट्यूब पे मेरी पढ़ी हुई है। तो देखिए अगला जो है वो जातक कथा है। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बहुत इसकी तो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जातक कथा से। महत्वपूर्ण मुहावरे और लोकोक्तियाँ, व्याकरण वाला आ गया।
अब व्याकरण वाला आ गया भाग। तो देखिए व्याकरण में क्या तैयार करेंगे, महत्वपूर्ण मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ आपको पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन बैंक आप ले लेंगे ना, फिर उसमें सारे दिए रहते हैं और उसके बगल में आपको दिया रहता है। मेरे पास क्वेश्चन बैंक है, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि कैसे दिए रहते हैं। देखिए इसमें सारे चीज़ दिए रहते हैं, इधर देखिए दिया रहेगा सब चीज़। इसमें मॉडल पेपर भी दिया रहता है। यहाँ देखिए आपका दिया हुआ है, खंड काव्य, कहानी, हर एक चीज़ दिया रहता है। तो आपको यही मैं एडवाइस देना चाहूँगी कि क्वेश्चन बैंक से आप अपना तैयारी करें। देखिए ये संस्कृत का भाग है, जितने भी इम्पोर्टेंट हैं वो। और फिर इसके बाद आपका आ जाएगा, देखिए काव्य सौंदर्य के तत्व, रस, छंद, अलंकार। फिर से आपके सारे जितने भी इम्पोर्टेंट रहेंगे, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, सब दिए रहते हैं इसमें। देखिए तत्सम शब्द दिया है, तद्भव शब्द दिया है, शब्द रचना तत्व, सब देखिए जितने भी इम्पोर्टेंट होते हैं इसमें दिया रहता है। ये देखिए आप, यही मैं बताना चाह रही थी। देखिए तथ्यों का दिया है संधि विच्छेद, तो ये बताया है कि ये कब कब आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है। देखिए 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। तो इससे आप वो अनुमान लगा सकते हैं कि लगातार हर एक ईयर्स में पूछा गया है। तो आपके 2024 में तो पूछ सकता है कि नहीं, बताइए। जब हर एक ईयर्स में पूछा है तो ये तो फिक्स ही है कि इस साल भी पूछेगा ही। इंटर में ये होता है ना कि इंटर या हाई स्कूल में यही होता है कि आपके क्वेश्चन जो होते हैं ना वो अक्सर प्रीवियस ईयर्स के ही आते हैं। जो आपके हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो यही मैं कह रही थी, आपका मैं तैयारी कराऊंगी, हैंड रिटेन नोट्स के पीछे ना पड़िए। अब मैं आपको क्वेश्चन बैंक से ही तैयारी करवाऊंगी और आप वीडियो को बस सुनते जाएं, देखते जाएं, आपकी बहुत अच्छे तैयारी हो जाएंगी। अब इतना समय भी नहीं है कि आप प्रॉपर एक नोट्स बनाएं। अब नोट्स वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन बैंक लीजिए और ऐसे खोल के बैठिए सामने। मैं जितना क्वेश्चन बताऊं कि ये इम्पोर्टेंट है तो आप उसे टिक कर लीजिए और फिर उसे एक दो बार मतलब ऐसे पढ़ते जाइए, एग्ज़ाम तक आपको एकदम रट जाएंगे। तो फिर आगे बताते हैं कि कितने क्वेश्चन आपको पढ़ना है और क्या पढ़ना है। देखिए मुहावरे और लोकोक्तियाँ के बाद आपके आते हैं संधि विच्छेद। संधि विच्छेद आपको पढ़ना है। जितने भी इम्पोर्टेंट संधि विच्छेद होंगे हम आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवा देंगे, आपकी अच्छी से तैयारी हो जाएगी। विभक्ति और वचन, शब्द योग में शब्द अर्थ, अनेक शब्दों के एक शब्द, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए इतने टॉपिक मैंने ये आपको क्यों लिख के बता रहा है, इसलिए बता रही हूँ कि आपको इतने टॉपिक आते हैं आपके पेपर में। जैसे आ जाएंगे संधि विच्छेद 2 नंबर में, विभक्ति और वचन आ जाएंगे, शब्द युग्म आ जाएंगे, शब्द अर्थ आ जाएंगे। ये बता रहा है, टाइटल बताया जा रहा है कि किस तरह क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, किस किस टॉपिक से आते हैं। देखिए वाक्य संशोधन में आ जाएगा कि मतलब कोई एक लाइन दिया होगा, जैसे कुछ लिखा होगा फिर उसमें गलत होगा, आपके कोई वाक्य गलत होंगे तो आपको संशोधन करना होगा। जैसे मान लीजिए उज्ज्वल लिखा हुआ है तो उज्ज्वल ऐसे, उज्ज्वल फिर उज्ज्वल, तो आपको इसमें संशोधन करना है। बताइए अब दोनों में से कौन सही है, दोनों तो सेम ही है। ऐसे देखिए ये दोनों आधा ज है, तो आप बताइए दोनों में सही कौन है। ऐसे है ऊ आधा ज फिर आधा ज वल, तो इसमें राइट कौन है, तो राइट ये है। तो आपको ऐसे संशोधन करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा सही है। आपको उसमें संशोधन करके मतलब वो बहुविकल्पी, देखिए सारे क्वेश्चन जो है ना वो बहुविकल्पी के रूप में आएंगे, आपको टिक करना रहेगा। आपको ऐसे जो सही रहेगा उसी टॉपिक को ऐसे लिखना होगा, आपको अपने पास से नहीं लिखना है। उसमें दिया होगा ऑप्शन में, जो जो ऑप्शन सही रहेगा वो आप लिख देंगे। अगला है रस। रस में देखिए ये ऑप्शनल नहीं होता है, या थ्योरी होती है, आपको लिखना पड़ेगा। जैसे हास्य रस हो गया, करुण रस हो गया, ये सब इम्पॉर्टेंट होते हैं, हर साल पूछे जाते हैं। हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है, करुण रस का शोक होता है। ऐसे मतलब ये सारे इम्पॉर्टेंट होते हैं। आप एक आदि एग्जाम्पल दे देंगे, जैसे हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। हास नामक का स्थायी भाव विभाव, अनुभव और संचारी भावों से संयोग करता है, तो हास रस की निष्पत्ति होती है। अब एग्जाम्पल उसका उदाहरण लिख देंगे कि हंस हसी बात से देखी दूल्हा दिगंबर को, पावनी जे आवा हिमाचल के उछा में, शीश पर गंगा हंसे, भुजनी भुजंगो हंसे,
हास्य को दंगा भयो नंगा के विवाह में, ये इसका हास्य रस का एग्जाम्पल है। कटु रस का भी आप लिख देंगे, मणि खोए उजैन सी जननी फंसा फटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको न्याय किया तुमने जगदीश। मतलब आपको मैंने हास्य रस कटु रस से ये वीडियो जाके आप देख सकते हैं, मैंने पढ़ाया है। ये सब मतलब इम्पॉर्टेंट होते हैं, 3 नंबर में आते हैं। आपको जब स्पष्टीकरण भी करना रहता है, उदाहरण लिखने के बाद स्पष्टीकरण करना ज़रूरी होता है, मैंने बताया है। छंद भी बताया है, ये सारे अलंकार भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सब फिक्स होते हैं कि यही आएंगे। हास्य रस कटु रस फिक्स हैं। छंद में भी जो आता है मैं बताई हूँ, अलंकार भी, रूपक अनुप्रास, ये सब इम्पोर्टेंट होते हैं। अब पत्र में जो पत्र लेखन है, ये भी पत्र लेखन में 2-4 मतलब पत्र लेखन 2-4 आप पढ़ लेंगे और उसके बाद आपको ये जानना ज़रूरी है कि पत्र लिखा कैसे जाता है। ज़रूरी नहीं कि आप वही टॉपिक जो प्रीवियस ईयर्स में आया वही रट लें, ये बदल भी सकता है। तो इसलिए आप बस लिखने की टाइटल जाने कि कैसे लिखा जाता है, पत्र कैसे लिखा जाता है, कहाँ कॉमा लगाया जाता है, कहाँ क्या लगाया जाता है, मतलब ये आपको पता होना चाहिए। तब आपके पत्र में एक भी नंबर नहीं कटेंगे। अक्सर हमारे पत्र में निबंध में ही नंबर कटते हैं। निबंध में नंबर इसलिए कट जाता है क्योंकि हम जान नहीं पाते कि निबंध कितने पृष्ठ में लिखा जाएगा। 10 नंबर का है तो हम 2.5 पेज 2 पेज लिख के चले आते हैं, तो क्या हमें 10 नंबर मिलेगा? नहीं मिलेगा। 10 नंबर का है तो हमें कम से कम उसमें 10 या 5 हेडिंग तो बनाना ही पड़ेगा, लगाना ही पड़ेगा, और कम से कम 5 पेज या 6 पृष्ठ लिखना ज़रूरी है। लोग कहते हैं कि ज़्यादा मतलब लिखा नहीं जाता, पर निबंध में हम बताएं ना तो जितना आप लिखना चाहे उतना लिखें। अगर आपके पास भरपूर टाइम बचता है तो आप दें, निबंध को लिखें, भरपूर लिखें, इससे आपका नंबर बिल्कुल नहीं कटेगा। देखिए मैंने बताया है निबंध में कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं। पर्यावरण प्रदूषण समस्या एवं समाधान, आतंकवाद समस्या और समाधान, भारत में बेरोजगारी की समस्या, भारत में जनसंख्या की वृद्धि, कोरोना वायरस। ये देखिए मेरे जब मैंने एग्ज़ाम दिया है 2023 में तो कोरोना वायरस पे आया था, पर्यावरण पे भी आया था, तो मैंने कोरोना वायरस पे लिखा क्योंकि हम लोग ने इसका सामना किया है ना, तो सब बातें पता है कि कैसे कैसे हम लोग घर में कैसे पैक थे, कैसे मार्केट किया जाता था, कैसे स्कूल विद्यालय बंद हो गए थे, हम लोग सुरक्षित किस तरह रहते थे, सब पता था। तो ये अपने लैंग्वेज में देखिए, निबंध जो होता है ना वो अपने लैंग्वेज में लिखा जाता है, जैसे कि अपने समझ के लिखा जाता है। ज़रूरी नहीं कि जो किताबी भाषा है लैंग्वेज वही लिखें आप, ये ज़रूरी नहीं है। आप अपनी भाषा में लिखेंगे और उसे समझाएंगे तो उतना ही अच्छा रहेगा। तो आई होप आपको हिंदी का टॉपिक पता चल गया होगा कि कितने इम्पोर्टेंट हैं, कितने आपको पढ़ने हैं। बस इतने ही आप तैयार कर लें तो आपके एक भी नंबर कटेंगे नहीं हिंदी में। तो इतना ही टॉपिक आप तैयार करें, गद्य में पद में ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इतना तैयार कर लेते हैं तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। इसी तरह मैं हर एक सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगी, हर एक सिलेबस का मतलब सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी। फिज़िक्स का भी, केमिस्ट्री का, इंग्लिश का सब बता दूंगी। आप वही टॉपिक याद करें जितना मैं बताऊंगी कि मेरा लिखा हुआ है, मैंने इतना ही एग्ज़ाम के समय तैयार किया था और सारे क्वेश्चन मेरे लड़े हैं बहुत अच्छे से। मैंने इसी क्वेश्चन बैंक से तैयारी किया, कोचिंग भी किया, मतलब सब बच्चे कोचिंग करते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन पढ़ते हैं। तो आप पढ़ते रहिए, पर जो सेल्फ स्टडी होती है वो हम लोग के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। तो इतना ध्यान रहे, सेल्फ स्टडी बिना कुछ नहीं हो सकता। तो ज़्यादा से ज़्यादा अब आप अपने ऊपर अब खुद ध्यान दें, सेल्फ स्टडी करें, भाग दौड़ के चक्कर में ना पड़ें, खुद अपने सेल्फ स्टडी करें। और जहाँ कुछ फंसता है तो आप यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं। अब ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है कोचिंग के लिए, तो आप अब घर पे खुद पढ़ें या तैयारी अच्छे से करें। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी कि आप हिंदी का तैयारी 1 महीने में कैसे करें।